अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कैंसर। इसको डिस्कस करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया डॉक्टर मुस्लिम शामून को, जिन्होंने जनरल सर्जरी अपनी कंप्लीट की है शौकत खानम से और इस टाइम वो एवर केयर में एज ए जनरल सर्जन काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे? ठीक है आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर साहब बताइएगा अपने बारे में, आपने कहाँ से अपनी जोनसिया ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे हैं और इस टाइम पे आप एवर केयर में एज ए जनरल फिजिशियन काम करें, जनरल सर्जन काम करें, स्पेसिफिक कैंसर के लिए कर रहे हैं या ओवरऑल भी आप कर रहे हैं? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर शो। मेरी ग्रेजुएशन वैसे आई एम फ्रॉम कराची। 2013 में मेरा हाउस जॉब कराची से हुआ था, जिन्ना हॉस्पिटल। देन आई गेव माई सर्जरी एग्जाम, फिर मैं लाहौर आ गया था। शौकत खानम मेरा आना जाना होता था बिकॉज आई यूज़ टू डू माई इलेक्टिव्स ओवर हियर व्हेन आई वाज इन माई 5th ईयर MBBS। तो आई यूज़ टू बी इन द कोऑर्डिनेशन विद माई टीम। बॉसेस जो हमारे शौकत खानम में थे तो उनसे मैं टच में था। जैसे सर्जरी का एग्ज़ाम पास हुआ देन उनसे ही डिस्कस किया कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। सो माई सुपरवाइज़र ही टोल्ड कि आप यहाँ आ जाए और अपनी ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट करें। सो देन इन 2016 आई मूव टू लाहौर। तो 5 साल, तकरीबन 5.5 साल की ट्रेनिंग हमारी शौकत खानम से। इस वक्त मैं एवर केयर हॉस्पिटल में होता हूँ। 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद आपने 5 साल इसमें कैंसर में स्पेसिफिकली स्पेंड किए हैं एज ए जनरल सर्जन। जी बिल्कुल, वो एक अलग ट्रेनिंग थी। लाइक टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो आप 10 साल से इस फील्ड में आ चुके हैं। तकरीबन 5 इयर्स आपके MBBS के होते हैं, 1 ईयर हाउस जॉब होता है एंड देन 5 इयर्स ट्रेनिंग इन शौकत खानम। सो दैट मेक्स अराउंड रफली 11 ईयर्स। ओके गुड। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, बाकी भी बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होती हैं लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही हमारी आवाम, बल्कि हम खुद भी एक दफ़ा कांप उठते हैं। तो ऐसी क्या रीज़न है कैंसर में कि ये इतना क्यों हाइप पे है? बाकी भी डिजीज़ हैं लेकिन इसका ऐसा क्या है? कैंसर का वर्ड सुनते ही, जिस तरह आपने बताया, तो जैसे कैंसर का वर्ड आता है एवरीबडी, इवन डॉक्टर के भी अगर फैमिली में किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर को खुद कैंसर हो जाए, हमने ऐसे भी कंसल्टेंट्स देखे जो खुद कैंसर के पेशेंट्स निकलते हैं, तो दे ऑलवेज हैव दैट फेयर सॉर्ट ऑफ, उसका नाम ही इतना खतरनाक है। रीज़न ये है कि जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है, जिस तरह डिज़ीज़ आगे फैलती है, नॉर्मल एंटीबायोटिक इसको कंट्रोल नहीं करती, नॉर्मल गोलियाँ इसको कंट्रोल नहीं करती। एंड एक इमेज हमेशा होता है कि जो कैंसर का एक एंड रिजल्ट होता है, जो टर्मिनल, इट्स अ टर्मिनल स्टेज डिजीज़। तो एवरीबडी फेयर्स कि यार मैं वो स्टेज पे, मतलब आप कोई पेशेंट स्टेज 1 में भी है, वो अपने आप को इमेजिन ऐसे करता है कि यार मैं स्टेज 4 में इतना सूखा दुबला हो गया, मेरा 25 kg वेट लॉस हो गया, मैं खाना नहीं खा सक रहा, मैं पी नहीं सक रहा। तो वो एक फेयर होता है, ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ज़्यादा हावी करते हैं, उसकी वजह से वो डिजीज़ और जल्दी स्प्रेड होती है। कैंसर का नाम सुनते ही हम ये क्यों इमेजिन करने लग पड़ते हैं कि लाइक देखें एंड तो डेथ ही है सबकी, हर डिजीज का, और इवन के नॉर्मल भी कुछ ना भी हो तो डेथ होनी है। तो कैंसर का सुनते ही इस तरह से क्यों होता है? कैंसर का सुनते इसलिए होता है बिकॉज एक तो हम जो सराउंडिंग में केसेस देखते हैं, प्लस हम शौकत खानम में काम कर करके 5 साल इतने स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो जाते हैं कि हमारे में, मैं कह सकता हूँ बहुत बार फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है। बिकॉज एवरी सेकंड कैंसर के लिए भी, सिर्फ कैंसर नहीं, हर चीज़ के लिए, बिकॉज हमारा काम होता है इलाज करना। हम वो सिंपैथी और एम्पैथी में बड़ी थिन लाइन रखते हैं पेशेंट की। तो आपको काम है इलाज करके फिर वापस कहना कि नेक्स्ट, एंड देन दूसरा पेशेंट आता है। तो पेशेंट आते रहेंगे, हम एक पेशेंट के साथ बैठ नहीं सकते। आप सही उसको मोटिवेट करते, उसकी काउंसलिंग भी करते, तो हम स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो जाते हैं। बट नॉर्मल एक लेमैन वो डरता है कैंसर से। और जो उसका एक सिम्टम्स है, जो एक पेशेंट की साइंस नज़र आती है, उसके फैमिली वाले भी डर जाते देख के। तो वो तो है, कैंसर तो पूरी दुनिया में इस तरह है। इसके हमने जहाँ तक सुना है वो ऐसे है कि इसके सिम्टम्स शो ही नहीं होते हैं, तो इसके होते हैं शो? इट ऑल डिपेंड्स किस स्टेज में कैंसर आता है। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इफ़ वी डायग्नोज, पाकिस्तान में थोड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज हमारे पास इलिटरेसी है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है जो वेस्ट यूरोप में होता है। अगर हम स्टेज 1 स्टेज 2 में कैंसर को डिटेक्ट कर लें, सो प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाती है, हम अर्ली डिटेक्शन के साथ फिर जल्द से जल्द उसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर शामून, जब इसके सिम्टम्स ही नहीं हैं तो हम डिटेक्शन कैसे करवाएंगे? लाइक हमें तो ये होता है कि अगर हम किसी डिजीज़ का हम टेस्ट रिकमेंड करते हैं, वो टेस्ट करवा के आते हैं, अगर उनका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं हमारे तो पैसे ही ज़ाया हो गए। तो जिसके सिम्टम्स ही नहीं हैं उसका वो नहीं करवाते हैं स्क्रीनिंग। अच्छा, आई जस्ट चेंज योर स्टेटमेंट, आई विल नॉट एग्री विद दैट इन द सेंस के सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम्स हर चीज़ के, स्टेज 1 के अपने सिम्टम्स है, स्टेज 4 के अपने सिम्टम्स। अच्छा, इसके सिम्टम्स हैं? एग्जैक्टली, और हर कैंसर के अपने सिम्टम्स हैं। गुड। अगर मैं बात करता हूँ बकल कैविटी, चीक्स का अगर कैंसर आता है, मेरी ट्रेनिंग कराची की है, वहाँ पे बीटल नट, नस्वार, पान, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। तो मैं वहाँ जिन्ना हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक के केसेस देखता था। चीक के साथ कोई मांस लेके आ जाता है, यहाँ पे छोटा सा गुदूद बना होता है, तो वो उसका अपना सिम्टम है। लेकिन पेशेंट अगर उसको इग्नोर करता है और वो स्टोनी हार्ड हो जाए और इतना मोटा हो जाए कि उसमें से ब्लड और पस आना शुरू हो जाए,
देन इफ़ ही कम्स टू अस तो फिर वो स्टेज 4 बन जाता है, जिसमें उसके नेक में नोड्स आ जाते हैं, बहुत बार लंग में मेटास्टेसिस हो सकती है, यहाँ से चीज़ ब्रेन में भी स्प्रेड हो सकती है। सिम्टम्स सबके हैं, बट इनिशियल प्रेजेंटेशन में पेशेंट आता नहीं है। हम पाकिस्तान में सिर्फ मसला ही है। शौकत खाना में द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हम केटर करते हैं वहाँ पे। हम बहुत बार स्टेज 4 एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनिशियल स्टेजेस आता है तो हम उसको अच्छा 5 ईयर सर्वाइवल देते हैं। स्टेज 4 के बाद देयर इज नो चांस। वैसे ही अगर चीज़ फैल चुकी है, सपोज सीए लंग है, लंग का ट्यूमर है, वो ब्रेन में चला जाए। अगर मैं फीमेल्स में बात करता हूँ, ब्रेस्ट ट्यूमर है, बड़ा कॉमन है आजकल ब्रेस्ट कैंसर, तो वो राइट ब्रेस्ट में सपोज है तो वो लेफ्ट में चला जाए, या वो फॉरन ब्रेन में चला जाए, तो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज उसमें फिर कीमो बाद में काम नहीं करती थी। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जितने भी कैंसर्स हैं बेसिकली ये आपके ब्रेन लेवल तक ही जाते हैं? ज़रूरी नहीं है, कहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2-3 जितने भी बताए हैं उनका एंड ब्रेन, हाँ वो उनका ब्रेन था, बिकॉज लंग्स हो गए, ब्रेस्ट हो गए, ये वाले ज़्यादातर ब्रेन में जाते हैं, बोन्स में भी जाते हैं। बट अगर मैं आपकी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात करता हूँ, कोलोन रेक्टम की बात करता हूँ, वो ब्रेन में नहीं जाते, वो लिवर में पहले चले जाते हैं। तो फिर वो आपको नोजिया फील होगा, आपको वेट लॉस होगा, आपके स्टूल्स के अंदर ब्लड आपको आएगा। अब बहुत से लोग इसको भी इग्नोर करते हैं कि स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा। वो हेमोरॉइड्स को इसको बोल के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। बट आफ्टर 6 मंथ्स देन जब 20 kg वजन लूज होता है, देन दे गेट टू नो कि यार एक सेकंड ये तो कोई और इशू था। तो सिम्टम्स आते हैं, बट इट्स जस्ट दैट आप प्राइमरी फिजिशियन को सबसे पहले दिखाए एंड देन वो हमारे पास रेफर करते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन की अवेयरनेस की रीज़न नहीं है, इसमें डॉक्टर्स का भी रोल आता है कि वो उनको मिसगाइड कर देते हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर उनको पस और ब्लड वगैरह आ रहा था, उन्होंने उसको रिलेट किया पाइल्स से, तो ये तो अब जो पेशेंट आया उसको तो नहीं पता है ना कि मेरा क्या हो सकता है, वो स्क्रीनिंग के लिए उसको भेजना चाहिए था, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता है कि मेरी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स भी इस चीज़ को फिर इग्नोर कर रहे हैं कि उनको किसी और की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आई विल से कि यू शुड बी गोइंग टू द राइट पर्सन। सही है, अगर जनरल फिजिशियन के पास आप जाते हैं तो वो उसका रोल नहीं है। अगर आपको ब्लड आ रहा है तो यू शुड गो टू अ कोलोरेक्टल सर्जन और अ जनरल सर्जन, वो उसका माहिर है। एक डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट वो नहीं पिक कर सकेगा डिजीज़, या कोई सपोज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, ठीक है, मुझे मसला अगर कि और सिम्टम का हो रहा है, कोई भी कैंसर का सिम्टम, और मैं चला जाऊँ साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर वो भी है बट वो इलाज नहीं कर सके, बिकॉज वो पेशेंट ही नहीं देखती, उनके पास वॉल्यूम ही नहीं है। एक्चुअली ये भी आता है कि पेशेंट्स, अब आप देखें कि सिटीज़ में तो प्रोवाइड हो जाते हैं उनको डॉक्टर्स, लेकिन अगर आप बैकवर्ड एरियाज में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक ही डॉक्टर गाँव देहातों में ये मसला आता है, 1 या 2 डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वही सारा का। तो उनको ये चाहिए कि जब उन्होंने देख लिया कि ये उनका केस नहीं है तो उनको रिकमेंड करना चाहिए, वो उनको शहर में रेफर करें। हाँ, शहर में रेफर करें। लाहौर की बात करें तो सर्विसेज जिना है, शौकत खाना में अगर कैंसर है पर्टिकुलरली, तो यू शुड बी रेफरिंग पेशेंट। हम कहते हैं कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाए, और हर डॉक्टर कहता है कि मैं ही सारा इलाज कुछ कर रहा हूं, तो वो पेशेंट के लिए फायदा नहीं, उसका शायद फायदा हो जाता है पेशेंट का नहीं होता। मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है कि अगर एक डॉक्टर कहता है ना कि आप मेरा केस नहीं हो, आप इस वाले डॉक्टर की तरफ जाओ, तो वो समझना पड़ते हैं इसको पता नहीं। हाँ, ये भी एक माइंडसेट है हमारी पॉपुलेशन का, तो शायद इस वजह से भी वो उसको ग्रैब करके रखते हैं, ये भी शायद एक रीजन हो सकती है। चलें, इसका तो सिम्टम्स का तो हो गया कि इसकी सिम्टम्स होती हैं, इसके स्टेजेस जो हैं वो 4 हैं या इससे भी वर्स है, या इससे किस तरह से? जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स मींस जो भी आपके ऑर्गन्स के ट्यूमर है, मैं ब्लड कैंसर इसमें नहीं ले रहा, ना मैं लिम्फोमास को ले रहा हूँ। सॉलिड ट्यूमर्स मीन आपके लिवर के, ब्रेस्ट के, लंग्स के, इंटेस्टाइन, स्टमक, प्रोस्टेट, व्हाट्सएवर। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज 1 होता है कि जब वो अंदर ही कन्फाइंड होता है, वो बाहर स्प्रेड नहीं होता। स्टेज 2 होता है कि जब वो उसके पार्ट से थोड़ा बाहर आता है, बट इट्स अगेन विद इन द ऑर्गन। स्टेज 3 और 4 में फिर वो लिम्फ नोड्स साइड के गुदूद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड देन ऑर्गन से जब बाहर चला जाए, दैट इज स्टेज 4। तो जब स्टेज 4 हो जाता है तो देन सर्जिकल ऑप्शन हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें देन वी सी रिस्क वर्सेस बेनिफिट। तो बहुत बार रिस्क ज़्यादा होता है रादर देन बेनिफिट, तो हम स्टेज 4 को ऑपरेट नहीं करते। बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं तो उनके भी डेंजर होता है कि इनको ना नुकसान पहुंचे, और इस तरह से ठीक हो गया। ये इसकी कोई ख़ास रीज़न कि किस वजह से ये हो जाता है? क्योंकि इसमें ना एक तो कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों में हो रहा है, बड़ों में हो रहा है, बुजुर्गों में हो रहा है, सब में हो रहा है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं कि इसकी वजह से ये बेसिकली ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से कि आप डाइट का कह सकते हैं, या आप कहते हैं कि जैसे स्मोकिंग वगैरह ऐड होती है, तो स्पेसिफिकली कोई चीज़ें हैं? वन ऑफ द ट्रिगर फैक्टर्स है स्मोकिंग, बट अगेन लोगों को मिसकंसेप्शन है स्मोकिंग इज जस्ट कॉजिंग लंग कैंसर, बट दैट कैन कॉज एनी फॉर्म ऑफ कैंसर एनीवेयर फ्रॉम योर एसोफेगस टिल योर इंटेस्टाइन्स। बाकी बच्चों में अलग किस्म के कैंसर्स होते हैं इनिशियली। बच्चों में आजकल हम वॉल्यूम देखते थे शौकत खाना में, वो ल्यूकीमिया ज़्यादा आते हैं, ब्लड कैंसर जो होता है, या फिर लिम्फोमाज आते हैं। कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स है जो ओल्ड एज में होते हैं, जिस तरह प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट को कहते ही है ओल्ड एज ट्यूमर ऑफ मेन। मीन्स जितना आपका ओल्ड एज
आप किसी की डेथ हो गई तो वो तो फिर चला गया, लेकिन एज बढ़ती गई यानी इफ यू आर सर्वाइविंग तो 60 से ज़्यादा चांस है 70 वाले को, 70 से ज़्यादा चांस है 80 को। तो जितना एज बढ़ेगा उसके इंसिडेंट्स बढ़ जाते चांसेस, तो होना ही होना है। इसकी कॉज प्रोस्टेट किस वजह से होता है? नहीं प्रोस्टेट नहीं, ओवरऑल कैंसर किसी भी चीज़ का हो रहा है तो इसकी कॉज क्या? कोई भी इसके बहुत मल्टीपल कॉजेज है। एक तो फैमिलियल होता है, जेनेटिक्स में चल रहा हूँ। दूसरा होता है कि आपकी वही जिस तरह फैमिली ब्लड लाइन के अंदर चल रहा है। आप सपोज एक फीमेल मदर है, उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा तो उनकी डॉटर विल बी ऑन अ वेरी हाई रिस्क, तो उनको फिर सर्वेलेंस मैमोग्राफी और सारे स्कैन्स करवाने चाहिए। इसी तरह प्रोस्टेट भी जेनेटिक्स में बहुत चलता है। किसी फादर को है तो उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उनका उसका जो बेटा होगा उसको हायर चांस है। तो जैसे वो 40, 45, 50 की एज में उसको PSA का टेस्ट करवाना चाहिए, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लड टेस्ट। तो फैमिलियल फैक्टर्स भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। पाकिस्तानी पॉपुलेशन से ज़्यादा वेस्ट में मैंने देखा है कि डाइट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी का जितना मोटापे की चिकनाहट आइटम आप खाएंगे वो आपकी फिर ये स्टमक कैंसर्स इंक्रीज कर देते चांसेस। तो इन्वायरमेंटल है, डाइट है, आपका अपना सराउंडिंग है। जिस तरह आपने जापान में सुना होगा कि जब वो हिरोशिमा में ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर का, उसके बाद जितने 50 ईयर्स में वहाँ पे जनरेशन पैदा हुई तो उनको रेडिएशन की वजह से ब्लड कैंसर्स, ब्रेन कैंसर्स, ये सारी चीज़ें होती रही। आज भी वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर एक फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पता है कि मेरे फादर को या मेरी मदर को है, तो उसके बाद वो स्क्रीनिंग कराएं तो उसको वो स्टॉप कर सकते हैं या उसको होगा ही होगा? होगा या नहीं होगा वो डॉक्टर नहीं बता सकता, वो खुदा का कानून है और ये नेचर है। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना कैंसर है क्या, कैंसर को मैं अगर ले मैन को समझाऊँ तो नॉर्मल सेल की डिवीजन होती है हर इंसान में। आपके अंदर, मेरे अंदर भी कैंसर से सेल्स मौजूद हैं। कैंसर सेल्स आर प्रेजेंट इन एवरी पर्सन। द प्रॉब्लम अराइजेज वो जब डिवीजन रेट, उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, गुस्सा कर जाते हैं, जब वो हाइपर हो जाते हैं। तो सेल्स नॉर्मली डिवाइड होते हैं 2 से 4, 4 से 6। ये डिवाइड होते हैं 2 से 10, 10 से 200, 200 से 2000। तो जब वो मल्टीप्लिकेशन रैपिड हो जाती है तो फिर वो एक मास बन जाता है। वो जब मास बनता है तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते कहते हैं हमें एक गुदूद बन गया, कोई स्वेलिंग हुई है। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कैंसर बेसिकली। तो ये किसी में किसी वक्त भी हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, इसको आप पहले से रोक नहीं सकते हम लोग। जब होगा फिर ही उसका इलाज, उसके बाद आप मेडिकेशन स्टार्ट होंगे आपके। लाइक इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम पहले से हो ही ना, जैसे कुछ होती हैं डिजीज आपको बच्चे में डायग्नोस हो गए हैं या सिम्टम्स ऐसे लग रहा है कि इसको ये चीज़ हो सकती है, आप मेडिसिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगी पोलियो की। तो उसके लिए ड्रॉप्स हैं, हम इसलिए पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को वो करवाते हैं कि उनको हो ही ना पोलियो। तो मैं कैंसर के लिए इस तरह का कोई नहीं हो सकता है कि हम रोकने के लिए पहले से ही स्टार्ट कर दें? नहीं, कैंसर में आप कोई कीमोथेरेपी या मेडिकल थेरेपी पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने सुना हो एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बहुत से लोग US में ये करते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज करवा लेते हैं। सपोज अगर आपकी किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस का कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, तो वो एक ऐसी एज आ जाती है जिसमें उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, देन दे जस्ट गो फॉर दैट ऑपरेशन। तो वो यूट्रस रिमूव कर ले या फिर ब्रेस्ट ही रिमूव करवा ले प्रोफाइलेक्टिकली। तो इसको ये लोग करते हैं, लेकिन कोई मेडिकेशन नहीं आती है। मुस्लिम्स इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि हो सकता है ना हो। आपने जनरली पूछा था तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई मजहब का मैं नहीं ला रहा बीच में, बट लोग करवाते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, और बहुत बार बच भी जाते हैं बिकॉज जब वो चीज़ ही नहीं है तो उसमें कैंसर आएगा ही नहीं। तो जो एक स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल उनको ब्रेस्ट कैंसर था तो किसी और चीज़ का कैंसर नहीं हो सकता, वो ब्रेस्ट ही होगा उनको? नहीं, दूसरी जगह का भी हो सकता है। प्राइमरी अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो सेकेंडरी में कहीं भी और आ सकता है। वही मैंने आपको बताया ना कि कैंसर के सेल्स जब एक्टिवेट हो जाए दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। अब वो किसी में किसी टाइम भी हो सकते हैं, तो ये उसकी बैड लक होती है और ये खुदा का नेचर है। मतलब ये ऐसे हो जाता है, किसी को भी हो सकता है। अब ये है कि उसकी प्रिवेंशन आपको ये करना चाहिए कि स्क्रीनिंग वगैरह की तरफ जाए, स्क्रीनिंग करवाते रहे, और फैमिली में अगर हो गया है तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, वो प्रिकॉशंस ले और एवरी ईयर एक सर्वेलेंस स्कैन करवाए। अच्छा, इससे ये होता है कि जिस इंसान को कैंसर है तो आप उसके बर्तन वगैरह अलग कर दें, उसके साथ खाना पीना ना खाएं, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ऐसा कोई है कि स्प्रेड करता है? नहीं, इस तरह स्प्रेड नहीं करता, कंटेजियस नहीं होता। कैंसर का स्प्रेड तो मतलब कंटेजियस नहीं है, मीन्स टच करने से नहीं होता। कैंसर का स्प्रेड जो है वो किसी से बात करने से, कोई एयर ड्रॉपलेट से इस तरह स्प्रेड नहीं होता। जिसको कैंसर है वो उसको कैंसर है। ज़रूरी नहीं कि कैंसर जिसको हो और उसका बाद में उसकी कोई औलाद होती है तो उसको भी कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको लेट शो कर सकते हैं। कोई इसके अंदर नहीं है कि आप इस तरह की प्रिकॉशंस करने शुरू कर दें कि उनके बर्तन ही अलग कर दें, उनके साथ खाना पीना छोड़ दें, और इस तरह से किस तरह के लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं कैंसर के लिए? कैंसर के पेशेंट जिस तरह हाई रिस्क का आपने पूछा, तो जिस तरह मैंने बताया था कि सबके फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल। किसी को एनवायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर करता है। अब एक बंदा अगर 40 ईयर से स्मोकर है तो ही इज़ ऑन अ हायर चांस
ऑल्दो मैं स्मोक नहीं करता, मुझे भी हो सकता है, दैट डजंट मीन कि जो स्मोक नहीं कर रहा उसको नहीं होता कैंसर, बट वो एक हायर चांस पे हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जो आपका सवाल था कि कौन हायर चांस पे, तो जो ऐसे फैक्टर्स के करीब रहते हैं उनको ज़्यादा चांस है। बाकी ये बात है कि जिसकी बैड लक हो उसको हो जाएगा, वैसे भी नहीं रोक सकते आप। ठीक हो गया। इसकी स्क्रीनिंग कब कब करवानी चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स कि जब आपको सिम्टम्स आ जाते हैं तो इनिशियल एक स्क्रीनिंग होती है, एंड देन अगर सपोज उसमें वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं तो व्हाट योर ऑन्कोलॉजिस्ट सेज कि फिर आप 6 मंथ्स या ईयरली 6 मंथ्स या एनुअली आप फिर उसका फॉलोअप कराते हैं। सिम्टम्स ना भी हो तब भी करवा लेना चाहिए? अगर पहली बार सिम्टम आएंगे तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, देन उसको सर्वेलेंस पे आप सिर्फ रखते हैं कि उसका चेकअप होता रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसकी बेसिक हेल्थ टिप्स दीजिएगा कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इसमें डाइट का भी इंक्लूड कर सकते हैं या स्मोकिंग को अवॉइड करना या जैसी भी है बेसिक हेल्थ टिप्स दे दीजिएगा। स्मोकिंग अवॉइड करना इज़ द बेस्ट पार्ट, बट लड़कों को मैं क्या मना करूँ, आजकल तो लड़कियां भी पी रही है, तो वो तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये हाल है। अल्कोहल अवॉइड तो करना चाहिए ना, बिल्कुल, ये तो आप क्योंकि अभी हम टिप्स देने लगे हैं तो आप ये तो नहीं ना कि लड़कियां कर रही हैं तो भाई आप इसको आप इंक्लूड ही नहीं करेंगे। नहीं, ये हर जगह हम यही हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल मेजर फैक्टर्स हैं। जिस तरह हम शौकत खाना में लिवर ट्यूमर बहुत देखते थे, लिवर कैंसर्स, तो उसमें वन ऑफ द रीजन इज हेपेटाइटिस सी एंड सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस वो बीमारी जो अल्कोहल से होती है। तो हमारे मुल्क में अल्कोहल का भी कंजम्पशन ज़्यादा है, वेस्ट में और ज़्यादा है, तो ये चीज़ों को अवॉइड करें, फैट्स कम रखें। डाइट को अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन मैक्सिमम हो, एंड देन 20% आपका कार्ब्स और फैट्स हो, 60% आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो उसमें आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, फिर कैंसर से भी आप बच सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स बताइएगा प्लीज। प्रोटीन रिच फूड्स में आपके पास मीट है, फिश है, फिश ऑयल है आपका। मीट दोनों, बीफ एंड बीफ लोग हमारे वहाँ अवॉइड करते हैं, रेड मीट, और आपका जो मटन होता है वो ज़्यादा अच्छा है। चिकन में प्रोटीन होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सीरियल्स अच्छे लें, सीरियल्स में आपका कार्ब्स भी आ जाता है और प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। एग होता है, एग योक जो येलो पार्ट होता है, दैट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। जिसको कैंसर हो जाए उसको कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ है या वो सब कुछ खा सकता है? डाइटरी मॉडिफिकेशन आफ्टर कैंसर तो ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छी डाइट लेनी भी चाहिए कैंसर के इलाज के बाद, बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद आप बहुत वीक हो जाते हैं, तो यू नीड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यू नीड प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स। तो कोई प्रिवेंशन है कि आप ये ना खाएं, ये ना खाएं, यूरिक एसिड उसके लिए स्पेसिफिक है कि आप ये डाइट ना खाएं। यूरिक एसिड सपोज ऐसे किसी को गाउट का इशू है तो उसको पैरों में स्वेलिंग हो रही है, तो वो टोमेटोज, कैबेज और इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करें। तो वो तो फिर जब आपके साथ हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर डिजीज की पर्टिकुलर एग्जैक्टली पर्टिकुलर हम ऑर्गन टू ऑर्गन इसको कवर करेंगे। आप इसका प्रोग्नोसिस बताइएगा, कैंसर का प्रोग्नोसिस कितना है इस टाइम पे पाकिस्तान में भी और ओवरऑल वर्ल्ड में भी? पाकिस्तान में अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स। मेल्स में अगर आप देखते हो तो कोलोरेक्टल, जिस तरह अब उसमें भी जोग्राफिकल लोकेशन है। हमारे पास जो पेशेंट अफगानिस्तान से आता था, पेशावर वाली साइड से आता था, जो स्पेशली माउंटेन्स में रहते हैं, वो इतना ऑयल यूज़ नहीं करते, वो तवे पे डायरेक्ट खाना बनाते हैं। कुक्ड मीट होता है उनका, पत्थरों पे गरम करते हैं तो उसमें वो बारबेक्यू स्टाइल होता है, तो उनको इसोफेगस का जो खाने की नाली होती है और इंटेस्टाइन्स का कैंसर ज़्यादा होता है। ऑयल यूज़ करना चाहिए आप? ये ऑयल नॉर्मली तो यूज़ करना चाहिए, वो पत्थरों पे बनाते हैं, तो जब आप स्टोन पे कुक करते हैं या जिस तरह बारबेक्यू की ग्रिल पे कुक करते हैं तो वो कार्बन उसमें ज़्यादा होता है, तो वो आपका इसोफेगस और इंटेस्टाइन्स की एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से होता है। एग्जैक्टली। तो जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी उसमें मैटर करती है। अब कराची में देखें तो आपको जिस तरह मैंने बताया हेड एंड नेक ट्यूमर्स आपको बहुत मिलते हैं, जस्ट बिकॉज के वहाँ पान नस्वार की ज़्यादा यूजेज है, वो इतना लाहौर में पेशेंट नहीं मिलते। तो पेशावर साइड पे भी होना चाहिए था क्योंकि पान नस्वार तो वहाँ पर भी ज़्यादा है। पेशावर में भी आते हैं, बिल्कुल। ओके, तो लाहौर में, पंजाब में जो है ब्रेस्ट कैंसर हाई पे है? नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में सबसे ज़्यादा है, और मेल्स में देखें तो प्रोस्टेट, वो जिस तरह आपको मैंने बताया विद एज इंक्रीज होता है उसका इंसिडेंस, या फिर इंटेस्टाइन, स्टमक कैंसर्स भी आजकल बहुत हमें मिलते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा जा रहा है और औरतों को तो इतना इग्नोर किया जाता है, तो इसके लिए वो कैसे रेमेडीज़ कर सकती हैं कि कैसे सिम्टम्स उनको पता चले कि हमें ये सिम्टम्स आ रही हैं तो हम जाके स्क्रीनिंग करवाएं या टेस्ट करवाएं या उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ? सबसे पहले अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं फॉर अवेयरनेस इन फीमेल्स, तो वो फीमेल खुद ही फील करती है
वो कोई और फील नहीं कर सकता, बिकॉज वाइल टेकिंग शावर, आप जब भी अपना एक शावर बात ले रहे होते हो तो सबसे पहले फीमेल वो उसकी लंप फील करती है, वो चाहे वो एक्जिला आपकी बगल में आ सकता है या फिर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट पे उसको फील कर सकते हैं। तो अब मसला सिर्फ आता है कि जब लोग उसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये नहीं है, 1 साल तक कुछ भी नहीं हम करवा रहे, देखी जाएगी। बहुत से लोगों को डर खौफ होता है कि नहीं यार हस्बैंड को नहीं बताएंगे, ये भी हमारे औरतों की सोच है पाकिस्तान में, या किसी और को भी शेयर नहीं करेंगे, बताते ही नहीं है। तो यहाँ वो अवेयरनेस का मैं समझता हूँ कि थोड़ा लैक है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी होनी चाहिए एज ए नेशनल लेवल पे, आपके टीवी पे एड्स चले कि कुछ भी सिम्टम्स आए तो आप आए, रादर देन शर्मा के घर में बैठे, यू शुड बी गोइंग टू अ प्राइमरी फिजिशियन। तो औरतों का तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे बेस्ट वही उसको जज कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लंप फील हो वो जाए और नेक्स्ट डे इसका इलाज शुरू करें, रादर देन जब वो पस आए और ब्लड आए और फिर वो स्टेज 4 बन चुका होता है। ओके, सबसे पहले उसका लंप बनता है, लेकिन पता चल जाता है सबसे पहले स्वेलिंग। ऐसे नहीं है कि आप फर्दर स्टेजेस की तरफ जाओगे कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो या आपका जो है ना पस बनना स्टार्ट हो, उससे पहले आपका लंप बनेगा। सबसे पहले स्वेलिंग आएगी जिसमें स्किन भी आपकी साफ होगी, ऊपर कोई स्किन चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ एक स्वेलिंग आएगी। लोग वो स्वेलिंग को इग्नोर करते हैं, फिर स्किन चेंजेस आते हैं, स्किन चेंजेस के बाद वो स्टोनी हार्ड होता है, स्टोनी हार्ड के बाद फिर उसमें से पस निकलता है। सो दैट इज एंड ऑफ द डे स्टेज 4, तो वो तो फिर हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा था कि अल्कोहल और सिगरेट और इन चीज़ों से ज़्यादा इसके जो से चांसेस होते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को छोड़ के वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं? उनमें ज़्यादा है। अगर आप लिवर कैंसर देखें, पाकिस्तान से 25 से 35% लिवर ट्यूमर्स यूएस की प्रेवेलेंस ज़्यादा होती है, हमारे वहाँ तो इतना नहीं है जितना वहाँ पे होता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, इसको आप कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आपके आने का। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शामून, जिन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, हमें अवेयरनेस दी है। फर्दर हम इस टॉपिक को इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।